नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपने विचारों को शेयर करेंगे। दरअसल भारत कोविन प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश करना चाहता है, जिससे दूसरे देश वैक्सीनेशन अभियान को संचालित कर सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आरएस शर्मा ने हाल ही में कहा था कि कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और युगांडा समेत लगभग 50 देशों ने अपने वैक्सीनेशन अभियान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने में रुचि दिखाई है। साथ ही कहा कि भारत कोविन सॉफ्टवेयर को मुफ्त में शेयर करने के लिए तैयार है। वहीं डॉक्टर आरएस शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को कोविन को मुफ्त में किसी भी देश को देने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित हो रहे कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। तो साथ ही इस कॉन्क्लेव में आपको बता दें, विदेश सचिव एचवी श्रृंगला और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के संबोधन की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं इस वर्चुअल मीट में दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को शिमला के आईजीएमसी में उपचाराधीन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वीरभद्र सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद वे कोरोना नेगेटिव हो गए। लेकिन इसके बाद से वे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। वीरभद्र जी काफ़ी समय से आईजीएमसी में भर्ती हैं और उनका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज है, तो उनको देखने के लिए मैं आया। जयराम जी मेरे साथ हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई। ये ठीक है कि उनकी बातचीत और डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने से ध्यान में आया है कि डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ वह स्वस्थ हो इसकी चिंता कर रहे हैं, और हम सब लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द रिकवर करें। और हम सब जानते हैं कि वह एक बोल्ड व्यक्तित्व है जो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को रिकवर करने में उनका जो विल पावर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ईश्वर उनको शक्ति दे कि वह डॉक्टर्स के मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड करते हुए जल्द स्वस्थ हो और फिर से सार्वजनिक जीवन में प्रदेश की भी सेवा करें और मानवता के लिए जो काम किया है उन्होंने उसको आगे बढ़ाएं। आपकी उनसे बातचीत? मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा योग गुरु रामदेव पर देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रामदेव की ओर से सर्वोच्च अदालत में सभी याचिकाओं पर स्टे लगाने और सभी मामलों की दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जानकारी दी गई कि उन्होंने रामदेव द्वारा दिए गए विवादित बयान को अदालत में जमा करवा दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि सभी डॉक्यूमेंट बीती रात 11 बजे मिले हैं, ऐसे में उन्हें देखने में वक्त लगेगा। इसीलिए अब सुनवाई को अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच योग गुरु रामदेव के एलोपैथ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद हुआ था। उन्होंने एलोपैथ की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोर आपत्ति जताई थी। यूपी के चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग घोटाले को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम ने यूपी के अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर छापेमारी की। यूपी में राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और रायबरेली में छापेमारी की गई है। आपको बता दें, शुक्रवार को ही 190 लोगों पर केस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि रिवर फ्रंट घोटाला सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ मंजूर किए थे। 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी मात्र 60% काम हुआ। रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95% बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया था।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में रविवार को कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं, क्योंकि यह दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। उनके इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ कहा है वो पहले भी कह चुके हैं। भागवत जी का ऐसा ही बयान पहले भी आ चुका है, लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि लिंचिंग बंद नहीं हो रही। आज इशू यह है कि हम सब लोगों को मिलके मॉब लिंचिंग को और जो धर्म स्थानों पर जो अटैक हो रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, उनको निंदा करने की जरूरत है। भागवत जी ने जो कहा है वो अलग बात है कि भाई कोई भी हिंदुत्व या कोई भी सच्चा हिंदू ये नहीं कह सकता मुसलमानों को, ये अलग बात है। लेकिन वो लोग कौन हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, मस्जिदों के मीनार तोड़ रहे हैं और कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं बीफ के नाम पर और सीधे साधे लोगों को अटैक कर रहे हैं? तो हमें ऐसे काम को करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा कानून का राज बने और मॉब लिंचिंग ख़त्म हो। सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि किसी की भी, कहीं भी। अब लोग ये कहते हैं, हमने सुना है सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि लोग ये कह रहे हैं लोहा रखो पास, लोग ये कह रहे हैं निकल के आओ आग लगा दो, लोग ये कह रहे हैं कि हम मर्डर भी नहीं कर सकते। तो वो कौन लोग हैं? हम ये समझना चाहते हैं वो कौन लोग हैं। मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कौन है? सरकार से भी यही अपील करेंगे और भागवत जी से भी अपील करेंगे कि भारत के मुसलमानों का या तो कोई कसूर बताया जाए। हमारा कसूर क्या है? हम तो बाय चॉइस हिंदुस्तान में हैं, मजबूरी नहीं है। हमने तो चॉइस किया हिंदुस्तान में रहना। हम तो मर के भी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं। हमें तो देश के हित में ही सोचना है। हर मुसलमान देश के हित में सोचता है। लेकिन फिर क्या वजह है कि मुसलमानों की कहीं दाढ़ी काटी जा रही है, कहीं मस्जिद के मीनार तोड़े जाते हैं, कहीं मस्जिद को ही साफ कर दिया जाता है, कहीं पर लिंचिंग ज्यादा हो रही है। तो हर मुसलमान को, हर भारत के जो शांति पसंद शहरी है, अमन पसंद जो शहरी है, उसको दुख है कि किसी भी आदमी की अगर लिंचिंग होती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता की बातों को भ्रामक बताते हुए कहा कि यह दोनों अलग नहीं है। गाजियाबाद में किताब के विमोचन के कार्यक्रम के दौरान भागवत ने मॉब लिंचिंग और डीएनए का भी जिक्र किया। उनके इस बयान पर बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बातें कही हैं और उसका बहुत अच्छा संदेश किया है। भारतीय संस्कृति सबको मिलजुल कर रहने की इजाजत देती है। हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानकर चलने वाले लोग हैं इस देश के, जहां सबकी चिंता है। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा है। और जो बातें कही हैं कि सबको, भारतीय संस्कृति सबको एक साथ रखती है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, धर्म के हों। हम सब भारतीय हैं और हम सबको मिलकर रहना है। एक बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है, जिसका बहुत अच्छा संदेश किया है। देखिए, नफरत की राजनीति तो कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के लोगों ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की। दिग्विजय सिंह पहले अपनी पार्टी को दर्श दें, अपनी पार्टी को बताएं कि किस तरह नफरत की राजनीति उन्होंने 84 में की थी, किस तरह नफरत की राजनीति की वजह से पूरे देश का क्या माहौल था। आज देश में सब कुछ अच्छा है, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को इस पर अपनी एक्सपर्ट टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या वजह है कि देश की जनता ने उनकी नफरत की राजनीति को अलग थलग करके मोहब्बत की राजनीति को मजबूती दी है, और इसी की वजह है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने किसानों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के लिए घमंड शब्द भी छोटा पड़ रहा है। सत्ता के गुरूर ने सरकार को अंधा बहरा दोनों बना दिया है। उन्होंने मोहन भागवत को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत जी कई जाने चली गई, देश में खाई हो गई है समुदायों और कौमों के बीच में। ये क्यों हुआ?
क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान का शह रहा, उस शह को आपको खत्म करना, क्योंकि आपका सुनते हैं कि आप लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है जो रूलिंग पार्टी है, और कानून तो तब अपना काम करेगा ना जब कानून निष्पक्ष हो। उसको पक्षकार बना कर रख दिया है। जो लोग इस तरह की जुबान बोलते हैं, अब भोपाल की एमपी है, वो किस तरह की जुबान बोलती है, बापू के बारे में, गोडसे को देशभक्त बताती है, उससे देश की फिजा में जहर घुल रहा है। आपको ये इस तरह के बयान बार बार देने होंगे और सत्ता प्रतिष्ठान को आगाह करना होगा के साथ जो व्यवहार किया है ना मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान में, अहंकार शब्द छोटा पड़ गया है। आप वार्तालाप का नाम देते हैं, एकालाप करते हैं, माई वे और हाईवे। मेरी बात मान लो जो मैं कह रहा हूं, मेरा मानना है कि हम में से कोई। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि चिराग पासवान ही पार्टी के नेता हैं। उन्होंने किसानों को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला। वो जनाधार था वो चिराग के ही साथ रहेगा। ऐसा होता ही नहीं है कि साहब जैसे मान लीजिए कि मुलायम सिंह जी के भाई जो है, जो मुलायम सिंह के साथ कंधा से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी के निर्माण में, गठन में उनकी भूमिका रही, लेकिन वो अलग हो गए। लेकिन जन आधार जो है समाजवादी पार्टी का, वो तो अखिलेश के साथ रहा। तो ये हमेशा ये होता है। मान लीजिए यहाँ लालू जी ने मैंने अपना उत्तराधिकार जो है सौंपा, पॉलिटिकल उत्तराधिकार जो है तेजस्वी के हाथ में, तो तेजस्वी को ही लोग नेता मानेंगे और मानते हैं, दूसरे किसी को नहीं नेता मानते। मैंने किसान आंदोलन के लोग कह चुके हैं कि साहब ये तीनों कानून वापस लीजिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो फिर किस चीज़ के लिए, मैंने किस बात के लिए आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं बातचीत के लिए? उनका तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है। और देखिए अभी जो दालों की कीमत बढ़ी, जो तीनों कृषि कानून है उसमें एक प्रावधान ये भी है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसमें आपको खाने पीने की चीज़ों को एक सीमा से अधिक आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं, उस बंदिश को भी इन लोगों ने हटा दिया था। लेकिन जब दाल की कीमत चढ़ने लगी तब जो है उसको फिर लागू किया इसी एक्ट को, है ना। इसलिए कि अभी कानून वो बना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, इन लोगों ने कहा कि 1.5 बरस का तक हम इसको मुलतवी करते हैं। तो अभी जो है दाल के सवाल को लेकर के उसमें इन लोगों ने संशोधन किया, और ये आशंका किसान आंदोलन पहले से लगा रहा है। ये जो माने बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर है, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, ये भारी भारी गोदाम बना रहे हैं, अभी से ही गोदाम बना रहे हैं, कई जगह देश में उनका गोदाम बन गया है। और जो उत्पाद है किसानों का, जिस समय फसल कटती है उस समय सस्ता मिलता है, और उसको लेके स्टॉक करेंगे। और जब कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है और साथ ही किसानों को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जी ने जो बातें कही हैं कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं है, और जो मुसलमानों के खिलाफ जो बयान देते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में रह नहीं सकते, वो हिंदुत्व का एजेंडा नहीं फॉलो करते हैं। ये सुनने को तो बात अच्छी लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अब जो लिंचिंग करने के दोषी हैं, जो इस तरह का अपराध करने के दोषी हैं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के संगठन के लोग, वो उनको सम्मानित करते हुए नजर आते हैं। जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जो बयान दिया है, जो मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनको भय को दूर करने के लिए, वो केवल दिखावा है। और वास्तविक में आरएसएस के लोग जिस तरह का सांप्रदायिक जहर फैलाते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये सब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, 4-6 महीने बचे हैं, और उससे पहले इस तरह के बयान आना, और जो ऐसे अपराध करने वाले इनके अपने लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, तो ये क्या दर्शाता है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। पहले सरकार ने 2-3 बार बात भी की,
लेकिन उसके बाद तो अब बात भी नहीं कर रहे हैं, उपेक्षापूर्ण पूरा व्यवहार है। और उनका ये फार्मूला है कि किसान थक के चले जाएंगे, लेकिन किसानों ने जो संकल्प किया है वो रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं। और बजट सत्र जो मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और उन्होंने संकल्प लिया है कि 200 किसान पार्लियामेंट के बाहर धरने पे बैठेंगे और ध्यान आकर्षण करने के लिए कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को माना जाए और जो 3 काले कानून हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए। और राफेल डील में कुछ खास गलत नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ फ्रांस से कंपनी डॉसॉन, उससे जो राफेल फाइटर जेट्स हमने मंगाए हैं, अच्छे फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के पास 23 जून को हुए बम विस्फोट को लेकर भारत पर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने आरोप लगाया है कि हमले का मास्टरमाइंड एक भारतीय नागरिक है और वह रॉ से जुड़ा हुआ है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी और 24 घायल हो गए थे। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि इस जघन्य आतंकी हमले की योजना और फाइनेंसिंग का लिंक भारत से है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से इस व्यवहार के खिलाफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एकजुट करने की अपील की। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी आरोप निराधार और झूठे हैं। तो मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर हुए धमाके लिए पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान का आरोप है कि इस धमाके में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। इस पर रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। इस विषय पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और जो उसकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उनको इस बात को कई हद तक ये सोच विचार करने की जरूरत है। इसमें कई मुद्दे निकल आते हैं। एक तो हफीज सईद जो है वो जेल में है, तो अगर वो जेल में है तो उसके घर में क्यों ब्लास्ट हो रहा है? तो दूसरी बात, घर में अगर ब्लास्ट कोई कर भी रहा है तो वो उनका लोकल आदमी होगा, क्योंकि उस प्रकार की इंटेलिजेंस सिर्फ उनके पास है। और अभी लगता है कि हफीज सईद अगर किसी ने उसको घर में टारगेट किया है तो इससे साफ एक चीज जाहिर होती है कि वो बार बार अपने घर जाता होगा जेल से। और ये फैसिलिटी जो है ये पाकिस्तान आर्मी ने दी है और उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने दी है। तो अगर उसके ऊपर हमला हुआ है तो ये उनका लोकल जो भी इनके लोकल ग्रुप्स हैं उन्होंने ही करवाया होगा। और हो सकता है कि उनकी मिलिट्री या किसी पॉलिटिकल आदमी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने करवाया है। अभी इसका मैं मकसद समझाना चाहता हूँ क्यों। पाकिस्तान FATF लिस्ट पे है और उसकी इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत बिगड़ती जा रही है। तो अभी क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो जितनी जल्द से जल्द FATF से निकल जाएं, और हफीज सईद को उसके लिए कन्विक्ट करना बहुत जरूरी है। वो उनसे हो नहीं रहा है। तो जिस प्रकार से वो जहां एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनहित में 30 करोड़ वृक्षों का रोपण कराने को लेकर दृढ़ संकल्पित है, वहीं दूसरी ओर DFO बरेली भारत लाल सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने पर आमादा है, जिसका जीता जागता सबूत आज थाना CB-गंज क्षेत्र के चौकी के पास बने कृषि फार्म पर देखने को मिला। वन विभाग 26 विभागों के साथ हवा में महा अभियान चलाकर पौधारोपण कर वाहवाई लूटने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं वन विभाग अपने ही सरकारी पेड़ों का वन माफियाओं से आपसी वित्तीय साठगांठ के चलते दुश्मन बन बैठा है। आज फलदार हरे भरे दर्जनों सरकारी वृक्षों पर आरी चला दी गई। जोधपुर जयपुर नेशनल हाईवे पर डांगियावास 17 मील के पास देर रात ट्रेलर और बोलेरो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौके पर जबकि 2 को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य का इलाज जारी है। हाईवे निर्माणाधीन होने के कारण एक और ट्रैफिक बंद था। रोड के एक और ही आमने सामने चलते ट्रैफिक के कारण यह भीषण हादसा हुआ। SHO कन्हैया लाल ने बताया कि युवक ब्यावर के रावत परिवार के हैं। ये सभी लोग पाली के ओम बन्ना के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। ये हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से पिचक गई और युवक आधे घंटे तक अंदर फंसे रहे। बहुत एक भीषण दुर्घटना हुई रात को डांगियाबाज थाने के आसपास, जिसमें
जिसमें एक छोटी कार और बड़े ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। उसमें करीब हमारे हॉस्पिटल में 5 तो ब्रॉड डेड आए जिनकी मृत्यु स्थान पे हो गई थी, और जो 2 सीरियस थे उनको हमने आईसीयू में ले लिया था। उसकी हालत किस तरीके? उनमें से एक की हालत में सुधार आया है जिसको पंजाब के गुरदासपुर जिले के बल्लारवाल गांव में रविवार को हुई हत्या में एक नया मोड़ आ गया है। अब कहा जा रहा है कि हत्या चुनावी रंजिश के चलते हुई है, लेकिन खबर यह है कि पारिवारिक प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। इस मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि रविवार को 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं, लेकिन वहीं खुलासा ये भी हुआ है कि मृतक के परिवार ने चुनाव लड़ा था और वो हार गया था। फिलहाल मृतक के परिजनों ने चेतावनी दी है कि मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मेरा फादर जी है, 2 मेरे लड़के ही। हाँ, एक मेरा लड़का ही, 2 मेरे भरा है। चारों की मौत हो गई। चारों की मौत हो गई। ਜਿਹੜੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। दोनों एक्सरे ਦੀ ਖੜੇ ਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਹੀਂ ਘੁਮਾਣੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੱਖ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਆਨ ਲਏ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ? ਇਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੱਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ गए। संभल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार एक परिवार को कुचल डाला। हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद रेफर किया गया। वहीं एक साथ 3 मौतों से कोहराम मचा है। एक्सीडेंट आया इसमें 5 लोग टोटल यहाँ पर थे मोटरसाइकिल पर, जिसमें 3 बड़े थे और 2 बच्चे थे। उसमें एक महिला की और 2 बच्चों की जो है डेथ हो गई है, और एक महिला के जो है उसके बाएं हाथ में फ्रैक्चर है, आँख के ऊपर चोट है, और जो पुरुष है, पुरुष रेस्टलेसनेस है, हो सकता है उसके सिर के अंदर जो कोई अंदरूनी चोट हो, जिसकी वजह से उन दोनों को मुरादाबाद के लिए रेफर किया। कितनों की मौत हो चुकी है इस हादसे में? इस हादसे में जो है 2 छोटे बच्चों की और एक। कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है। नियमों का पालन न होने पर प्रशासन ने निर्देश दिया है कि मंगलवार को लाजपत नगर मार्केट बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने यह फैसला कोविड नियमों के उल्लंघन के कारण लिया है। वहीं मार्केट बंद करने को लेकर यह बताया गया है कि बाजार में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। आपको बता दें, लाजपत नगर मार्केट दिल्ली के प्रमुख बाजारों में से एक है और आम दिनों में यहाँ पर भारी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए पहुँचते हैं। कोरोना के कारण मार्केट बंद कर दिया गया था, जिसके बाद मार्केट खुलने पर लोगों की भीड़ एक बार फिर से बढ़ गई। भीड़ को देखकर प्रशासन सख्ते में आया और कोरोना के मामले बढ़ न जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए मार्केट को बंद करवा दिया गया। कारण यह है जी, हमारी जो मार्केट है इसमें कई सारी एसोसिएशंस हैं, उनमें तालमेल है नहीं। ना तालमेल होने की वजह से हमारी मार्केट के एक प्रेसिडेंट ने एसडीएम को सर्वे के लिए बुलवाया यहाँ पर। उस सर्वे के अंदर एसडीएम साहब ने जब मार्केट में भीड़ देखी, भीड़ को तो कोई दुकानदार नहीं रोक सकता। अगर भीड़ आएगी, दुकानदार कैसे रोक लेगा भीड़ को? रश था मार्केट के अंदर, 8 बजे दुकानें भी बंद हो गई थी। एसडीएम साहब ने उसके बाद जो 5-6 दुकानें सील करी और रात को उन्होंने 12 बजे एक सर्कुलर कर दिया कि भाई 5 तारीख से 12 तारीख तक मार्केट बंद रहेगी, फर्दर ऑर्डर तक। आज 4 बजे की हमारी मीटिंग है उनके साथ। इसमें एसोसिएशन का बहुत गलत रोल है।
क्योंकि एसोसिएशन का फर्ज बनता है हर दुकानदार की रक्षा करना, ना कि दुकानदारों को परेशान करना। कल शाम को एसडीएम साहब का अचानक दौरा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब ठीक से नहीं है, तो उन्होंने जो कोविड के रूल है उसको लोगों ने फॉलो नहीं किया। उसको देखते उन्होंने जहाँ भी सर्वे किया, जहाँ जहाँ उनको कमी मिली वहाँ उन्होंने दुकानें सील कर दी। तो ये कुछ दिनों के लिए है आज? नहीं, ये आज एसोसिएशंस की पूरे लाजपत नगर की एसोसिएशंस की मीटिंग है 3 बजे एडीएम साहब के पास, तो वहाँ पे डिसीजन होगा कि क्या आदेश देते हैं वो अगला। तो आज 3 बजे तक सभी एसोसिएशंस वहाँ पहुँचे। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।